यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में बात करेंगे पाठचर्या में परिवर्तन। टॉपिक आपका यानी कि आपका जो है यूनिट कौन सा है, आपका यूनिट आपका 5 है, यानी कि पाठचर्या अध्ययन। ठीक है, तो पाठचर्या अध्ययन के अंतर्गत आपके हर यूनिट की तरह यानी कि 4 अध्याय हैं। ठीक है, यानी 4 भाग हैं। तो ये आपका जो है पाठचर्या में परिवर्तन आज का टॉपिक है। ये पूरी क्लास आज कवर करा देंगे। ठीक है, लास्ट जो है आपका क्लास है, लास्ट क्लास है यानी कि 5 यूनिट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या में परिवर्तन का अर्थ है, और इसके अंतर्गत हेडिंग है पाठचर्या परिवर्तन के प्रकार। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको पढ़ना है, और पढ़ना है पाठचर्या परिवर्तन के उपागम क्या होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट, और आपको पढ़ना है विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका। कहने का मतलब है शिक्षा के, यानी कि शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है विद्यार्थी और अध्यापकों और जो है प्रशासकों की भूमिका क्या होती है शैक्षिक क्षेत्र में, यानी कि शैक्षिक भूमिका। और इसके बाद इसके अंतर्गत देखना है विद्यार्थियों की भूमिका हो गई, और अध्यापक की भूमिका, शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में इन सब की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों की, अध्यापक की और प्रशासकों की। और पाठचर्या शोध का विषय क्षेत्र भी आपको देखना है। तो इतने सारी आपको हेडिंग पढ़नी है। तो यहाँ पे पेन चेंज कर दें इसको, यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ है पाठ्यक्रम में किए जाने वाले बदलाव। अच्छे से आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ। ठीक है, तो पाठ्यक्रम परिवर्तन, पाठचर्या को ही इंग्लिश में जो है करिकुलम बोलते हैं, जिसे पाठ्यक्रम बोलते हैं। और पाठ्यक्रम में किए जाने वाले बदलाव, और इसी का पाठचर्या का, यानी कि पाठचर्या का एक छोटा सा जो भाग होता है उसको जो है आप हिंदी में पाठ्यक्रम या विषय वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, पाठ्य वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, या जो है सिलेबस आप बोल सकते हैं, सिलेबस भी बोला जाता है। यहाँ पे हम पाठचर्या की बात कर रहे हैं। तो इसमें लक्ष्य, सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव शामिल होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपडेट करने में मदद करती है। और ये पाठचर्या जो परिवर्तन होता है, तो पाठ्यक्रम परिवर्तन एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम को बदलने के लिए नियोजित बदलाव शामिल होते हैं। यह बदलाव अक्सर छात्रों की बदलती ज़रूरतों और शैक्षिक लक्ष्यों में जो है बदलाव और नए शिक्षण सिद्धांतों को शामिल करने के लिए जो है किए जाते हैं। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। और इसके जो है अंतर्गत जो पढ़ना है आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ। ठीक है, तो आंतरिक परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं। आंतरिक परिस्थितियाँ यानी कि इंटरनल जो है फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पे देखिए शिक्षकों की क्षमता और अनुभव हो जाएगा, और छात्रों की जरूरतों और सीखने की शैली इसके अंतर्गत आती है। आंतरिक जो है परिस्थितियाँ के अंतर्गत शैक्षिक संस्थान की संरचना और संसाधन आते हैं। और बाहरी परिस्थितियाँ आपको याद रखना है, बाहरी परिस्थितियाँ। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ आता है। शैक्षिक नीतियों और मानकों में बदलाव, तकनीकी प्रगति हो जाएगा। और इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। आंतरिक जो परिस्थितियाँ हैं ये जो होती हैं विश्लेषण से पाठचर्या सुधार के लिए दिशा मिलती है। ठीक है, यानी कि पाठचर्या को सुधार के लिए होती हैं। आंतरिक परिस्थितियों के कारण जो है यहाँ ऐसे पढ़िएगा, आंतरिक परिस्थितियों के विश्लेषण से पाठचर्या सुधार के लिए दिशा मिलती है, जबकि ये जो है बाहरी परिस्थितियों के विश्लेषण से विकास एवं नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने में दिशा मिलती है। यानी कि विकास करने के लिए और नए जो है पाठ्यक्रम को आरंभ करने में दिशा मिलती है आंतरिक बाहरी जो है परिस्थितियों से। पाठचर्या मानसिक कौशलों, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों तथा मूल्यों के विकास का साधन होता है। यानी कि ये जो पाठचर्या होता है, तो पाठचर्या का मतलब क्या होता है, ये जो मानसिक कौशलों, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों तथा मूल्यों के विकास का साधन होता है पाठचर्या। ठीक है, तो पाठचर्या आपका जो है होता है विद्यालय में दिया जाता है। ये आपका विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा दी जाती है बालक या पर्सन को दी जाती है, बालक को, विद्यार्थियों को, तो उनके जो है मानसिक कौशलों, अभिवृत्ति, रुचियों तथा मूल्यों के विकास का जो है साधन के रूप में होता है। उसके जो है कौशल विकास उसका करता है। ठीक है, यानी कि उसको अच्छे से गुणों को विकसित करती है। इसके बाद आपको प्रत्येक पाठ्यवस्तु का अपना स्वरूप होता है, और जिसे विषय वस्तु कहा जाता है। ठीक है, विषय वस्तु मतलब पाठ्यक्रम, जिसके जो हिंदी में सिलेबस बोलते हैं। परिस्थिति के अनुकूल इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो पाठ्यक्रम होता है, तो पाठ्यक्रम और ये जो आपका सिलेबस होता है, यानी कि पाठचर्या और सिलेबस, ये परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। जैसे कि आप जानते हैं जो पाठचर्या होती है वो जो है आपकी 5-6 साल में बदलती है, यानी कि 6-7 साल या 4 साल में। और जो आपका पाठ्यक्रम होता है जो आप पढ़ते हैं फिफ्थ, जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़े, सेकंड में गए, फिर सेकंड में पढ़ के फिर थर्ड क्लास में गए, इसी प्रकार से चेंज होता रहता है पाठ्यक्रम और पाठचर्या में परिवर्तन। ये जो पाठचर्या और सिलेबस जो आपका होता है, इसके बारे में आप क्लास में इसमें पूरी क्लासेस देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या परिवर्तन के प्रकार। तो ये आपके जो है प्रकार हो जाएंगे, यानी कि पाठचर्या परिवर्तन के प्रकार बेनिस के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है नियोजित परिवर्तन होता है, एक होता है सहभागिता परिवर्तन, एक होता है बलपूर्वक परिवर्तन। ये नियोजित परिवर्तन आप देख सकते हैं। नियोजित परिवर्तन क्या होता है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, नियोजित परिवर्तन का अर्थ है किसी संगठन आप जानते हैं कि संगठन में बदलाव लाने की एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य संगठन के प्रदर्शन में सुधार करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा नई चुनौतियों का सामना करना। समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, नई तकनीकी का उपयोग करना।
संगठन की संरचना में बदलाव करना, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। और अच्छे से समझने के लिए इसको भी देख सकते हैं। एक संगठन या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग को नए लक्ष्यों की प्राप्ति या नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया है, जो संगठन के कामकाज, संस्कृति और संरचना में बदलाव ला सकती है। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। और सहभागिता परिवर्तन होता है, तो सहभागिता परिवर्तन क्या है? सहभागिता परिवर्तन का अर्थ है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करना। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को अपने समुदाय में होने वाले परिवर्तनों को समझने, आकार देने और उसमें जो है सहयोग करने की सक्षम बनाती है। सहयोग मतलब समूह में मिलकर के काम करना। उदाहरण हो गया सामुदायिक विकास हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, और स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया। बलपूर्वक जो होता है परिवर्तन, ये क्या होता है? तो इसको देख सकते हैं। बलपूर्वक परिवर्तन का अर्थ है किसी वस्तु या किसी स्थिति को बल द्वारा या जबरदस्ती बदलना, यानी कि बलपूर्वक किसी वस्तु को बदलना, ठीक है, स्थिति को बदलना। यह परिवर्तन सामान्य रूप से किसी वस्तु की गति, दिशा, आकार को बदल देता है। कहने का मतलब है बलपूर्वक जो परिवर्तन आपका होता है, तो इसमें बोला गया है कि यह परिवर्तन सामान्य रूप से किसी वस्तु की गति, दिशा, आकार को बदल देती है। किसी वस्तु को जो है उसको बदल देती है, उसकी गति या अवस्था को। किसी प्रणाली में बदलाव ला सकता है, यानी सिस्टम में बदलाव ला सकता है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, एक गेंद को थप्पड़ मारना, मतलब कहने का मतलब है, थप्पड़ का मतलब एक गेंद को जब आप फेंकते हैं, ठीक है, तो वो बल लगाकर गति में परिवर्तन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। एक बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर करना, मतलब सामाजिक व्यवस्था में बलपूर्वक परिवर्तन हो जाता है, उसको भेजा जाता है बच्चे को जो है स्कूल। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठचर्या परिवर्तन की आवश्यकता क्या होती है? आर्थिक विकास से तो आवश्यकता होती है समस्या समाधान होती है। पाठचर्या परिवर्तन यानी कि परिवर्तन होगा, ठीक है, किया जाता है। जो परिवर्तन होता है तो उसकी आवश्यकता क्या होती है? पर्यावरण संरक्षण हेतु, आधुनिक ज्ञान प्रदान करने हेतु, बालकों के चरित्र निर्माण हेतु, शारीरिक और व्यक्तिगत विकास हेतु। ये यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम में यह पाठचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो कारक यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे कि ऐसे तत्व हैं जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, सामग्री या शिक्षण विधियों में बदलाव को प्रेरित या प्रभावित करते हैं। ये कारक व्यापक स्तर पर होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, और जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी, ये आपका हो जाएगा। डिटेल में इसको नहीं बताए हैं, ठीक है, क्योंकि जितना आपसे पूछा जाएगा थोड़ा ही पढ़ लीजिए। अभी 5 यूनिट्स आपकी हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो सारी यूनिट्स कवर करानी है। जो इंपॉर्टेंट है वही जो है हम टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या परिवर्तन के उपागम क्या होते हैं, इसको एक नज़र में आप देख सकते हैं। उपागम क्या होते हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रकार के उपागम हैं आपके। व्यवहारजन्य उपागम हो जाएगा, प्रबंधकीय उपागम हो जाएगा, प्रणाली उपागम, मानवते, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठचर्या परिवर्तन के उपागम, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो पाठचर्या परिवर्तन के उपागम से मेरा मतलब है, यानी कहने का मतलब है पाठचर्या परिवर्तन से मतलब है, उपागम से मतलब है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा। परिवर्तन को कैसे किया जाए और कौन से तरीके या रणनीतियाँ इस परिवर्तन को लागू करने के लिए प्रयोग किए जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कैसे किया जाए, या कौन से तरीके अपनाए जाएँ, या कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि इस परिवर्तन को जो है लागू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये है विभिन्न प्रकार के उपागमों, जैसे कि विषय केंद्रित उपागम, शिक्षा केंद्रित उपागम, या समस्या केंद्रित उपागम, या अन्य उपागमों में शामिल करता है, उपागमों को जो है शामिल करता है। तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे और देख सकते हैं इनके अनुसार मैरियम और वेबस्टर के अनुसार देख सकते हैं उपागम कुछ करने और सोचने। इसको जो है यहाँ पे इसको पेन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये देख, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। उपागम कुछ करने, सोचने एवं फार्मों के निर्वहन का माध्यम है। इसके माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन करना सरल हो जाता है। 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, विभाजित है परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन। तो व्यवहारजन्य हो जाएगा, प्रबंधकीय हो जाएगा, प्रणाली हो जाएगा, मानवतावादी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बिहेवियर अप्रोच हो जाएगा, बिहेवियरल, ठीक है। तो ये बिहेवियर व्यवहारवादी उपागम क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार को समझने और समझाने के लिए इसे पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। व्यक्ति अपनी सीख और व्यवहार को पर्यावरण से प्राप्त करता है, यानी कि व्यवहारवादी जो होता है। व्यवहार का अवलोकन व्यवहारवादी उपागम में व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखा और मापा जाता है, और आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। ये जो है मानसिक पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ठीक है, ये जो है प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है और मापा जा सकता है। प्रबंधकीय उपागम देख सकते हैं क्या होता है। प्रबंधकीय उपागम के अंतर्गत देख सकते हैं कि प्रबंधकीय उपागम से मतलब कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के सिद्धांतों, तकनीकों और तरीकों को लागू करने के विभिन्न रास्ते या तरीके होते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम का अर्थ उपागम कार्य के तरीकों को वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण और सुधारने पर जोर देता है। आप इस प्रकार समझिए कि जो उपागम होता है, प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन से आपको मैनेजमेंट आपको समझ में आ रहा है कि जो है ये प्रबंधन से संबंधित है, यानी कि मैनेज करना, ठीक है। यानी कि तो उपागम कार्य के तरीके, यानी कि कोई कार्य है तो उसके तरीके को वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण और सुधार पर जोर दिया जाता है, जिससे दक्षता, उत्पादकता जो है बढ़े। और संसाधन उपागम के बारे में आप देख सकते हैं क्या होता है। यह उपागम संगठन के संसाधनों, मानवीय, वित्तीय, भौतिक को प्रभावी ढंग से जो है उपयोगी करने पर जोर देता है। और नियंत्रण उपागम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या होता है।
तो नियंत्रण से आपको समझ आ रहा है, कंट्रोल, ठीक है। तो यह उपागम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण और मूल्यांकन पर जोर देता है। और यहाँ पे और इसको इस प्रकार से देख लीजिए, ये इसको प्रबंधकीय उपागम का अर्थ किसी संगठन या संस्थान में प्रबंधकीय सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यह उपागम संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के विभिन्न कार्यों जैसे योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण पर केंद्रित है। प्रणाली उपागम देख सकते हैं। प्रणाली उपागम क्या होता है? किसी भी समस्या या प्रक्रिया को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखना, यानी कि प्रणाली सिस्टम हो गया के रूप में देखना, जिसमें विभिन्न घटक परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिए, किसी भी समस्या या प्रक्रिया को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखना, जिससे विभिन्न घटक परस्पर जुड़े हों और एक दूसरे पर निर्भर होते हों। उदाहरण के लिए देख सकते हैं शिक्षा में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं प्रणाली उपागम क्या होता है। तो शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखना, जिसमें छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, संसाधन और वातावरण सम्मिलित होता है। प्रणाली यानी कि आपको समझ में आ रहा है, सिस्टम, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट पूरा जो है उसमें वैसे जिसे प्रणाली के रूप में मतलब छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, संसाधन, वातावरण सब लोग शामिल हो, पूरा मिल करके जो काम करें, ठीक है, नियमपूर्वक। प्रबंधन में आप देख सकते हैं संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखना, जिससे कर्मचारी, विभाग, प्रक्रिया और ग्राहक शामिल हों। पर्यावरण के रूप में देख सकते हैं प्रणाली उपागम क्या होता है कि किस प्रकार से। तो पारिस्थितिकी तंत्र को एक प्रणाली के रूप में देखना, जिसमें पौधे, जानवर और अन्य जीव शामिल हों। पेपर में आपके जो है कोई मिलान करने का क्वेश्चन आता है या किसी भी प्रकार का, तो आपको वर्डों के हिसाब से उसका अर्थ निकाल के आपको हल करना होता है। जैसे मानवतावादी उपागम है, तो इसको आपको थोड़ा गेस करके आपको हल करना होता है, मिलान करना होता है। व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्यों, मानवीय मूल्यों की केंद्रीयता और मनुष्य की रचनात्मक सक्रिय चरित्र पर जोर देता है। यह आत्म जागरूकता और आत्म खोज को बढ़ावा देता है और यह मानता है कि व्यक्ति में वृद्धि और विकास के लिए अंतर्निहित क्षमता होती है। मानवतावादी उपागम व्यक्ति के विकास, आत्म साक्षात्कार और उसकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने पर केंद्रित है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस ये हेडिंग है आपकी, यानी कि विद्यार्थियों, अध्यापकों, शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, ठीक है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भूमिका होती है, ठीक है, अध्यापकों की और विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में, यानी कि शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों, अध्यापकों और शैक्षणिक प्रशासन की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यापक उन्हें सिखाते हैं और शैक्षणिक प्रशासन इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तो इसमें ये बात ये करा गया है कि जैसे विद्यार्थी शिक्षा, ये जो विद्यार्थी हैं ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यापक शिक्षा देते हैं, शैक्षणिक प्रशासन उसकी देखभाल करते हैं, समन्वय उसका करते हैं, ठीक है, स्थापित करते हैं दोनों के बीच, ठीक है। और इसके बाद आप जान सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता, ये जो शैक्षणिक प्रशासन जो होता है, तो ये शैक्षणिक प्रशासन इन दोनों को जो है कि भी समन्वय स्थापित करता है और शिक्षा की गुणवत्ता, प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यापक शिक्षा देता है, ये जो है समन्वय यानी कि स्थापित करते हैं दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, ठीक है। और जो है गुणवत्ता, प्रभावशीलता जो है सुनिश्चित करता है प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आपका कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो ये इसको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। विद्यार्थियों की भूमिका के बारे में, अध्यापक की भूमिका, शैक्षिक परिषद, तो हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि इसका क्या मतलब है विद्यार्थियों को, ठीक है। इसी के आधार पे आपको यदि प्रश्न आ जाता है तो आपको हल करना है। और एक टॉपिक आपका ये है, इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। पाठ्यक्रम शोध को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये जो होता है शोध आपका चैप्टर आपका अगला है 6 यूनिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत शोध के बारे में बात करा गया है। तो ये जो आपका मौलिक पाठ्यक्रम शोध है, यानी कि ठीक है। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न आपका होता है कि शोध या अनुसंधान कह सकते हैं। तो शोध के प्रकार आपके 3 ये होते हैं, ठीक है, मौलिक और व्यवहारिक, क्रियात्मक। तो ये जो है इस टॉपिक में जो बात करा गया है, तो इसमें बात करा गया है कि पाठ्यक्रम यानी कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम शोध को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको शोध से रिलेटेड है, मतलब संबंधित पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक पाठ्यक्रम यहाँ पे लिखा हुआ है शोध, व्यवहारिक पाठ्यक्रम शोध, क्रियात्मक पाठ्यक्रम शोध। तो इसको जो है मौलिक जो है पाठ्यक्रम शोध बोला गया है, ठीक है। यदि आपसे सिर्फ शोध पूछा जाता है तो मौलिक शोध बताना, यदि पाठ्यक्रम से संबंधित जोड़ा जाता है तो शोध को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे इस और देखिए इसके अनुसार शोध एक दृष्टिकोण है, यानी कि आपसे पूछा जाए शोध क्या है, तो शोध आप बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो शोध ये जो होता है, शोध एक दृष्टिकोण है, जांच परख का तरीका और मानसिकता है। शोध को प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्वों में शामिल है अज्ञात को जानने की जिज्ञासा होता है, वर्तमान गहन समस्या के कारणों और प्रभावों को जानने तथा समझने की इच्छा, भावुकता से परे होकर वास्तविकता कारकों को समझना और जानना, नवीन खोजी और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विधियों को जानने की इच्छा होती है। शोध का महत्व क्या होता है? शोध ज्ञान का विस्तार करता है। जो शोध जो होता है ज्ञान का विस्तार करता है, मानव समाज की समस्याओं के समाधान का रास्ता सुझाता है, बदलती परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या पुनर्व्याख्या सिखाता है। शोध से तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। तो इसमें आपको इससे रिलेटेड जो है जोड़ना है, जो मौलिक शोध होता है इसको पाठ्यक्रम से संबंधित यानी कि देखना है आपको, ये आपको पाठ्यक्रम से संबंधित जोड़ा गया है।
ये जो मौलिक शोध है तो मौलिक शोध को आपको पाठ्यक्रम से संबंधित जोड़ के पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि पाठचर्या अध्ययन के अंतर्गत जो है इसको पढ़ना है। तो मौलिक शोध के अंतर्गत पाठ्यक्रम के गुणात्मक सुधार, यानी कि ये जो गुणात्मक दिया गया, ठीक है, गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत नए सिद्धांत की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। मौलिक शोध ज्ञान के विस्तार के लिए किया जाने वाला अनुसंधान जिसमें मुख्य रूप से किसी विषय की गहरी समझ हासिल करना होता है और नए सिद्धांतों का विकास करना होता है, यानी कि गहरी समझ को जो है समझना होता है, हासिल करना होता है, सिद्धांतों का विकास करना होता है। इसका उद्देश्य व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित न करके बल्कि किसी घटना या नियम का मूल बात को समझना होता है, यानी कि मूल बात को समझना होता है, घटना को न, जो कहते हैं जड़ से, जिसको बोलते हैं बेसिक से, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल लिखा हुआ है या बेसिक भी बोल सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर किसी नई बीमारी के मूल कारण को समझना, यानी कि ये बीमारी के तौर पे हमने बता दिया है कि आपको समझना। नवीन सिद्धांतों का सृजन करना मतलब उसका नए तरीके से निर्माण करना, किसी चीज़ की खोज करना, नया निर्माण करना। इसमें नई चीज़ का सृजन होता है, विकास होता है, नई चीज़ों का खोज करना होता है मौलिक में, बेसिक से। व्यवहारिक पाठ्यक्रम शोध क्या होता है? व्यवहारिक शोध के अंतर्गत पाठ्यक्रम में विशेष सुधार किया जाता है, यानी कि व्यवहारिक में, ताकि शिक्षक कार्य में छात्रों की बुनियादी समस्या का निदान हो सके। व्यवहार शोध प्रक्रिया द्वारा पाठ्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन किया जाता है ताकि अधिगम हेतु उसे सरल बनाया जा सके। यह एक ऐसा शोध होता है कि व्यवहारिक शोध जो होता है ऐसा शोध होता है जो शिक्षा और पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल। इसका मतलब है कि छात्रों को सीधे वास्तविक दुनिया की समस्याओं से परिचित कराया जाता है और उन्हें वास्तविक दुनिया में लागू करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक पाठ्यक्रम शोध होता है, यानी कि जो वास्तविक दुनिया से परिचित कराया जाता है, वास्तविक दुनिया की जो समस्या है उनका जो है समाधान करने में जो उसको कौशल बनाया जाता है, यानी कि कौशल दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। और आपका क्रियात्मक आता है एक आपका जो है लास्ट आता है क्रियात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक हो जाएगा क्रियात्मक शोध एक्शन, ठीक है, रिसर्च। तो इसको भी आपको रिलेटेड करना है पाठ्यक्रम से, यानी कि ये आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। और बाकी आप 6 यूनिट आप पढ़ेंगे रिसर्च, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शोध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताएंगे शोध के उपागम भी बताएंगे, ठीक है, मतलब उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, चर्चा करेंगे ये क्रियात्मक शोध। तो ये क्रियात्मक शोध शैक्षिक समस्याओं के तत्कालिक समाधान की व्यवस्था और वैज्ञानिक विधि होती है। ये क्रियात्मक शोध जो होता है एक्शन रिसर्च, ये जो है त्वरित जो है समाधान होता है इसमें, ठीक है। ये त्वरित क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षाकर्मी या जो है शिक्षाकर्मी कह सकते हैं शैक्षणिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रमाण पत्र इकट्ठा करता है, मतलब कि जो है किसी समस्या का त्वरित समाधान क्रियात्मक में शोध हल करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रमाण एकत्र करता है, उनकी जांच परीक्षण मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध प्रक्रिया द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक गुणात्मक और एवं प्रभावशाली यानी कि प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब है जो क्रियात्मक शोध होता है ये पाठ्यक्रम में जो है शोध प्रक्रिया पाठ्यक्रम को अधिक जो है गुणात्मक और प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही, और ये लास्ट जो है आपका लास्ट क्लास थी, और ये 5 यूनिट से जो लास्ट मतलब आपकी क्लास, और अगले क्लास में मिलते हैं रिसर्च, ठीक है, कि जो आपकी अगली यूनिट है 6 यूनिट में। और आप सभी स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट जो है सारे टॉपिक्स हमने कवर करा दिए हैं, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी अदर टॉपिक सारे आप रिवीजन कर लीजिए, जितनी हमारे क्लास में करवा रखी हैं सारी कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी आप जो है PYQ हल करेंगे अपना, ठीक है, तो सारे जो है हमने पढ़ाया है इसी से मिलते जुलते सारे आपके मिलेंगे, चाहे अपना अनसाइड पेपर से देखिएगा और चाहे आप किसी टीचर से आप पढ़ रहे हों किसी भी तरीके से। तो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ाया है और पूरा जो है कवर कराने की कोशिश करी है। और थैंक यू।